हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट, जिसमें हम लोगों ने एपी को सबसे पहले रिवाइज किया था। एपी के बाद हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी का इंट्रोडक्शन देखा। तो आज बेटा थोड़ा सा हम लोग कल के सेशन का जीपी का रिवाइज कर लेते और कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता कैसा है, जैसा एपी और जीपी में अंतर क्या है। एपी के अंदर हम लोग प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके आगे की टर्म बनाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर प्रीवियस टर्म को कांस्टेंट टर्म नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे की टर्म बनाते हैं। मतलब एपी में ऐड होता है और जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये तो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा कल। तो अगर मैं अज्यूम करके चलता हूं कि इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, A is the first term and R is the common ratio. Common ratio मतलब क्या, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो, where A and R belongs to R, right? और A is not equal to 0 और R is not equal to 0. A is not equal to 0 मतलब A भी 0 नहीं होना चाहिए और R भी 0 नहीं होना चाहिए। बेटा A अगर 0 होगा तो उसको मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, और A अगर नॉन जीरो होगा और उसको मैं अगर R से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर 0 होगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी चीज अगर 0 आ गई तो हमारा जो जीपी रहेगा वो 0 0 0 0 रहेगा। ओके, सो A एंड R बिलोंग्स टू R, राइट, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड R इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको। तो बेटा A हो गई हमारी फर्स्ट टर्म एंड R हो गया हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, कॉमन रेशियो। ओके, तो सपोज अगर मेरे पास जो जीपी दिया हुआ है इट इज T1, T2, T3, T4, T5, ये क्या है, ये जीपी के मैं टर्म दे देता हूं दैट इज T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो बेटा T1, T2, T3, T4 और T5 को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं। सबसे पहले T1 अगर मैं लिखता हूं तो T1 इज माय फर्स्ट टर्म दैट इज A। ओके, अब मैं T2 की बात करता हूं तो T2 इज माय सेकंड टर्म। तो T2 कैसे बनेगा बेटा, T2 बनेगा T1 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब T1 मल्टीप्लाइड बाय R। T1 कितना है, A मल्टीप्लाइड बाय R। सो बेटा T2 जो मेरा बन गया वो कितना बन गया, AR बन गया। अब बात करता हूं मैं T3 की। T3 कैसे बनेगा, T2 को मल्टीप्लाई करके बनेगा। T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके T3 बनेगा। सो देयरफॉर T3 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई बाय R। ओके, तो T2 क्या है बताओ, T2 है AR। AR मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज AR स्क्वायर। ये आ गया बेटा T3। तो सिमिलरली T4 कैसे बनेगा बताओ, T4 बनेगा T4 इज इक्वल टू T3 इंटू R that is equal to AR square into R. So T4 is equal to AR cube. तो आप अगर देखेंगे तो पहला A, बाद में AR square, AR cube, तो उसके बाद क्या आएगा, AR raised to power 4। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां लिख सकता हूं that is A comma AR square, AR cube, AR raised to power 4 and so on। तो ये हो गया T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो बेटा ये हम लोगों ने थोड़ा सा जीपी का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। अब देखो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म अगर करोगे तो R आएगा। अब यहाँ पे करके देखो, कांस्टेंट होना चाहिए रेशियो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा दैट इज AR अपॉन A कैंसिल हो गया, AR स्क्वायर अपॉन AR, A कैंसिल, एक R कैंसिल, R बचा, AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर, A कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, R बचा। मतलब ये तीनों भी रेशियो क्या रहते हैं, इक्वल है। मतलब क्या कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर एनी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का अगर मैं रेशियो निकालूं और ये थ्रू आउट कांस्टेंट आता है तब मैं उसको क्या बोलता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता हूं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, राइट। तो दो कॉन्सेक्यूटिव का टर्म का रेशियो, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, अगर मैं रेशियो निकालता हूं और ये थ्रू आउट कांस्टेंट आता है तब मैं उसको क्या बोलूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटा अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में से, प्रैक्टिस सेट 2.1 में से, कि जिसमें हम लोगों को सीक्वेंस दिया हुआ है
और उस सीक्वेंस को हम लोगों को चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है हम लोग कैसे बताएंगे? उस सीक्वेंस को देख के आप बता सकते हो कि बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालोगे, अगर रेशियो कांस्टेंट आ गया इसका मतलब वो जीपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। क्वेश्चन से और समझते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे दैट द गिवन सीक्वेंस इज जीपी और नॉट। तो बेटा प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ जीपी, मतलब ये हम लोगों को सीक्वेंस दी है और मुझे चेक करना है कि ये जीपी है क्या। इफ सो मतलब अगर जीपी है देन राइट टीएन बोला है। टीएन मतलब क्या होता है बेटा? nth टर्म हम लोगों ने पढ़ा है। अब nth टर्म ऑफ एपी तो हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो जीपी का क्या होगा बेटा nth टर्म? सबसे पहले तो हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग टीएन निकाल पाएंगे। हाँ, जीपी में है या नहीं हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस जीपी में है उसका टीएन भी तो फाइंड आउट करना है। तो टीएन फाइंड आउट करना है तो टीएन का फॉर्मूला क्या है ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। तो वही चीज सबसे पहले बता रहा हूं बेटा, ध्यान देंगे सब लोग। टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ जीपी, आप लोग अपने बुक में हेडिंग लिखेंगे और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप लोग नोट कर लेंगे, राइट। तो क्या बोला है? टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। अब हम लोग अगर जीपी के टर्म्स ऑब्जर्व करें तो बेटा यहाँ ध्यान देना है सब लोगों को। यहाँ पे मैंने जीपी के 5 टर्म्स लिख के रखे। T1 इज इक्वल टू मेरा A होता है, T2 इज इक्वल टू क्या होता है? T1 इंटू R, मतलब A इंटू R दैट इज AR। T3 इज इक्वल टू T2 इंटू R, मतलब AR इंटू R दैट इज AR स्क्वायर। T4 इज इक्वल टू T3 इंटू R, AR स्क्वायर इंटू R दैट इज AR क्यूब। T5 is equal to T4 into R, AR cube multiplied by R is equal to AR square। तो बेटा मुझे सिर्फ T2 और AR, T3 और AR स्क्वायर, T4 और AR क्यूब, T5 है AR raised to power 4 और T1 जो है वो A है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बेटा, अगर मैं T1, T2, T3, T4, T5 और इन सबको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न मिलता है, ध्यान देना है बेटा। अगर मैं T1 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ A इंटू R रेज़ टू पावर 0, ध्यान दो R रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो A इंटू R रेज़ टू पावर 0। T2 को अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूँ A इंटू R रेज़ टू पावर 1। T3 को लिखूंगा तो लिख सकता हूँ A इंटू R रेज़ टू पावर 2। T4 को लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? A इंटू R रेज़ टू पावर 3, R रेज़ टू पावर 3। और T5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A इंटू R रेज़ टू पावर 4। तो ये तो क्लियर हो गया कि टर्म कोई भी आए A तो आने ही वाला है, क्योंकि देखो बेटा सब जगह A है, A तो आने वाला है। तो Tn का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें A तो आएगा A इंटू। अब बात आती है R के पावर की, R भी तो आएगा ही, बस पावर अलग होगा। अब R के पावर की जब बात आती है तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अगर फर्स्ट टर्म है तो पावर 0 है, सेकंड टर्म है तो पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, फिफ्थ टर्म है तो पावर 4 है, सिक्स्थ रहेगा तो पावर कितना रहेगा? 5, सेवंथ रहेगा तो पावर 1 कम रहेगा 6। देखो ना, जो नंबर की टर्म है पावर 1 कम है, फोर्थ टर्म होगा तो 4 माइनस 1 3, फिफ्थ टर्म होगा तो 5 माइनस 1 4, सेकंड टर्म होगा तो 2 माइनस 1 1, मतलब पावर 1 से कम हो रही है। अगर nth टर्म है तो n से पावर अगर 1 कम होगी तो इसका पावर आएगा बेटा n माइनस 1। अगर आप n इज इक्वल टू 5 लोगे तो 5 माइनस 1 r का पावर 4 आएगा। n इज इक्वल टू 3 लोगे तो t3 अगर लोगे तो ये क्या होगा बताओ? t3 इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज a इंटू r रेज़ टू पावर 2। देख लो t3 का फॉर्मूला a इंटू r रेज़ टू पावर 2 है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों को जब nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म निकालने के लिए a तो सभी में आएगा ही आएगा, r भी सभी में आएगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि r का पावर क्या होगा। तो जो नंबर की टर्म आपको निकालनी है उससे कम पावर होगा, मतलब 1 नंबर की टर्म निकालनी है तो पावर 0 है, 2 नंबर की निकालनी है तो पावर 1 है, 3 नंबर की निकालनी है तो 3 माइनस 1 है, 4 नंबर की निकालनी है तो 4 माइनस 1 है, 5 नंबर की निकालनी है तो 5 माइनस 1 है, n नंबर की निकालनी है तो क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा। तो ये जो रहेगा इट विल बी अ फॉर्मूला
टू फाइंड Tn, दैट इज nth टर्म ऑफ अ जीपी। समझ में आ गया सबको? तो बेटा ये जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ये आप नोट कर लीजिए इसको, ये आपको काम में आएगा कि आपने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट सीक्वेंस क्या दिया हुआ है हमें? 2, 6, 18 एंड 54। ओके, तो हम लोगों को चेक करना है दैट द whether the given sequence is an GP or not। तो सबसे पहले हम लोग T1, T2, T3, T4 निकाल लेते। तो सॉल्यूशन में अगर मैं देखूंगा तो यहां मैं लिखता हूं हियर T1 is equal to 2, T2 is equal to 6, T3 is equal to 18 and T4 is equal to 54. Okay, so therefore T2 upon T1 is equal to 6 upon 2, that is equal to 3। उसके बाद T3 upon T2 रेशो निकालना है कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, ये दोनों टर्म का रेशो, ये दोनों टर्म का रेशो, ये दोनों टर्म का रेशो। T3 upon T2 is equal to 18 upon 6, that is equal to 3 and T4 upon T3 is equal to 54 upon 18, that is equal to अगेन कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब क्या कि यहां मैं लिख सकता हूं therefore T1 upon T2 is equal T2 upon T1, T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 is equal to R is equal to कितना? 3। मतलब बेटा तीनों का रेशो कितना आ गया? 3 आ गया। सो देयरफॉर तीनों का रेशो इक्वल आ गया। अगर रेशो इक्वल आता है मतलब वो क्या होता है? जीपी होता है। देयरफॉर यहां मैं लिखता हूं, ध्यान देना है बेटा सबको, since the ratio of any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is a GP। समझ में आ गया बेटा सबको? गिवन सीक्वेंस जीपी है। अब जीपी है तो जीपी का हम लोगों को क्या बोला है? अगर जीपी है इफ सो फाइंड टीएन, टीएन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टीएन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है बेटा? a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू कितना है? r इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला 3। a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला 3। अब a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3 है। सो देयरफॉर अगर मैं लिखूंगा, सो देयरफॉर nth टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a इनटू ब्रैकेट r रेज़ टू पावर n माइनस 1, a इनटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1, दैट इज a कितना है बताओ? 2 इनटू ब्रैकेट r कितना है? 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब n माइनस 1 मतलब क्या बेटा? अगर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको लेके, या फिर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ऐसा भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। सो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो यहां मैं लिखता हूं nth टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये आ गया nth टर्म। समझ में आ गया सबको? तो काफी इजी क्वेश्चन होता है बेटा कि जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है whether the given sequence is GP or not। जस्ट रेशियोज निकालो, रेशियो अगर इक्वल आ गए तो GP है, GP अगर होगा तो हम लोगों को यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो हम लोगों को सीक्वेंस अलग दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? ये रखता हूं मैं, हो सकता है काम में आए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? दैट इज 1 - 5 25 - 125। तो सेकंड में यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूं 1 - 5 25 - 125। तो बेटा प्लस माइनस है इसलिए टेंशन लेना नहीं, आप लोग रेशियो निकालो, रेशियो निकाल के आपको ध्यान में आएगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज हियर T1 इज इक्वल टू 1, T2 is equal to -5, T3 is equal to 25, T4 is equal to -125। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है इसमें से अब मुझे रेशियो निकालना है। सो देयरफॉर
T2 upon T1, right? Next term minus upon previous term, that is minus 5 upon 1, that is minus 5. T3 upon T2, 25 upon minus 5, ये भी आ गया minus 5. T4 upon T3, that is equal to minus 125 upon 25, ये भी आ गया minus 5. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3, that is equal to minus 5. तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? हमारा स्टेटमेंट बनेगा that is since the ratio of any two consecutive terms is constant, the given sequence is GP. GP है. तो अब अगर मैं देखूंगा तो A क्या है बताओ बेटा? A है 1 और रेशियो आपने कितना निकाला? -5. सबका रेशियो देख लो, R is equal to -5. So A is equal to 1 and R is equal to कितना है? -5. nth टर्म निकालना है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है. So therefore Tn is equal to A into bracket r raised to power n minus 1, that is 1 into bracket r है minus 5 raised to power n minus 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 5 raised to power n minus 1. तो ये क्या आ गया है बेटा आपका nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी. पहले रेशियो चेक कर लिया, रेशियो अगर इक्वल है तो आप लोगों ने कंटिन्यू किया और nth टर्म फाइंड आउट की. ठीक है, चलो नोट कर लो. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? 5, 1 upon root 5, 1 upon 5 root 5, 1 upon 25 root 5, राइट? तो बेटा ये हो गया T1, ये T2, ये T3 और ये हो गया T4. तो चलो रेशियो फाइंड आउट करते हैं. तो क्या होगा बताओ बेटा? दैट इज T2 upon T1 is equal to 1 upon root 5 upon root 5, that is equal to 1 upon root 5 upon root 5 कितना होगा? 1 upon root 5 into root 5, that is 1 by 5. ओके, तो ये root 5 नीचे आ जाएगा. अब निकालते हैं T3 upon T2 is equal to 1 upon 5 root 5 upon कितना आएगा बेटा? 1 upon root 5. तो ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 upon 5 root 5 into root 5 upon 1. रूट 5 कैंसल, ये भी कितना आया? 1 upon 5. इसका रेसिप्रोकल होगा, जब डिवीजन में तो रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा. अब लेते हैं T4 upon T3, that is equal to 1 upon 25 root 5 divided by 1 upon 5 root 5, that is equal to 1 upon 25 root 5 into 5 root 5 upon 1. तो for root 5 cancel, 5 अंदर 5, that is equal to 1 upon 5. तो बेटा तीनों भी 1 upon 5 आ गए. So therefore T1 upon T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3, that is equal to 1 upon 5. अब तीनों 1 upon 5 आएंगे तो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी. Since the ratio of any two consecutive terms is constant, the given sequence is GP. तो अब मुझे बताओ बेटा, therefore अब मुझे बताएंगे कि A क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म. So A is equal to root 5 और R क्या रहेगा बताओ? R is equal to 1 by 5. जो हम लोगों ने रेशियो निकाला है डिवाइड कर करके 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5. R कांस्टेंट आया तभी तो ये GP है. So therefore Tn is equal to A into R raised to power n minus 1, that is root 5 into 1 by 5 raised to power n minus 1. तो ये आ गया बेटा आपका Tn, that is root 5 into 1 by 5 raised to power n minus 1. ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो. अब देखते हैं फोर्थ. बेटा फोर्थ क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है. ये क्वेश्चन तो मतलब इसके अंदर रूट वगैरह कुछ दिया नहीं है. फोर्थ सीक्वेंस के अंदर आप उसको ओरली भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ ताकि जो जो जरूरी है उतना रखता हूँ, बाकी पूरा निकाल दिया. ध्यान दो, अभी क्या दिया है फोर्थ में? दैट इज 3 4 5 6. जो हम लोगों को दिया है 4, दैट इज 3 4 5 6 और ये दिया है हमको जी सीक्वेंस.
तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, therefore T1 is equal to 3, T2 is equal to 4, T3 is equal to 5 and T4 is equal to 6. Okay, so therefore रेशियो अगर निकालेंगे तो T2 upon T1 is equal to 4/3, T3 upon T2 is equal to 5/4 and T4 upon T3 is equal to 6/5. तो अगर मैं तीनों भी रेशो को अगर ऑब्जर्व करूं तो ये तीनों भी रेशो इक्वल है क्या, नहीं है। रेशो अगर इक्वल नहीं है मतलब वो जीपी है क्या, नहीं है। तो यहां मैं लिखता हूं दैट इज T1 अपॉन T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2 is not equal to T4 upon T3. So hence the ratio of any two consecutive term is not constant. अभी तक मैंने constant लिखा था, अब क्या लिखूंगा, is not constant, therefore it is not और जीपी, ये जीपी नहीं है। और अगर जीपी नहीं है तो मुझे nth टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि nth टर्म कब निकालना है, अगर जीपी है तो मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो जीपी नहीं है तो nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो बेटा फिफ्थ वाला जो बचा है, फिफ्थ में क्या दिया है बताओ सीक्वेंस। फिफ्थ में दिया हुआ है 7, 14, 21 एंड 28। देखो ये भी जीपी नहीं है, हम लोग रेशियो निकाल के पहले बता देंगे। तो देयरफॉर फिफ्थ वाला दिया है 7, 14, 21 एंड 28। चलो पहला रेशियो अगर मैं निकाल लूंगा तो क्या होगा, 14/7 दैट इज 2। दूसरा रेशियो निकालूंगा तो 21/14 दैट इज 3/2 एंड ये रेशियो निकालूंगा तो 28/21 दैट इज 4/3। ये 2 है, ये 2/3 है और ये 4/3 है, तो ये नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, तीनों भी रेशियो क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए, नॉट इक्वल आ गए, तो वो जीपी नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा आराम से आप लोग कर सकते हो, उसको अच्छे से सॉल्व करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।